नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आपके बीच आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं और हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो, जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मोहनजोदड़ो की जब हम बात करें तो आप देखो कि मोहनजोदड़ो जो शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, या इसको कहा जाता है प्रेतों का टीला। इसके अलावा भी जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का आध्यात्मिक नगर भी इसको माना जाता है। इसके अलावा इसे सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है, या इसे स्तूपों का शहर कहा जाता है, या रेगिस्तान के बीच बगीचा कहा जाता है, या इसको सिंध का बाग इसे कहा जाता है। तो यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो आप देखो कि मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा की तरह पाकिस्तान में मिला है। हड़प्पा की हमने बात की कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में मिला था, जबकि मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में ये स्थल मिला है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित एक नगर था। और यहाँ भी वही दो संरचनाएँ, दुर्ग और नगर, मिलती है हमें। दुर्ग हम लोग देख चुके हैं। दुर्ग पश्चिम का भाग है जो अपेक्षाकृत ऊंचा है, जबकि नगर पूर्व का भाग है जो अपेक्षाकृत नीचा है। और जो नगर है, नगर में सामान्य लोग रहा करते थे, जबकि दुर्ग या गढ़ी के अंदर पुरोहित वर्ग या शासक जो वर्ग रहा करता था। तो यहाँ भी हम उन्हीं संरचनाओं को देखते हैं। तो 1922 में R.D. बनर्जी या राखालदास बनर्जी जो हैं वो इस स्थल को खोजते हैं और इसका उत्खनन भी करते हैं, जबकि हड़प्पा का जो उत्खनन है और जो खोज है वो की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। और R.D. बनर्जी ही पहले व्यक्ति थे जो मोहनजोदड़ो स्थल पर आए थे। इस स्थल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो नगर है, इस नगर का 7 बार उत्थान हुआ और 7 ही बार इस नगर का पतन भी हुआ था, ऐसा माना जाता है। फिर ये जो मोहनजोदड़ो जो स्थान है, इसकी सबसे बड़ी जो इमारत है वो अन्नागार है, जबकि हड़प्पा में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो अन्नागार है वो हमें हड़प्पा में मिलता है, जबकि केवल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है वो आप देखो कि आपको अन्नागार मिलती है। मोहनजोदड़ो की जब हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है वो है यहाँ का स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है, इसे जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहने का मतलब है कि उस समय के दौर में स्नानागार एक बेहद रोचक संरचना हुआ करती थी। और जो मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है, इसकी यदि हम बात करें तो आप देखो कि इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। उत्तर और दक्षिण में इसके सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसके दक्षिण पश्चिम से जल निकासी की व्यवस्था है, ताकि जो भी गंदा जल वगैरह है वो बाहर यहाँ से निकल सके। और जो स्नानागार है, स्नानागार के ऊपर छोटे छोटे आवास बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और एक कुआं भी बना हुआ है। तो इसकी संरचना को देखने पर हमें ऐसा पता लगता है कि जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, इसका प्रयोग किसी सार्वजनिक महत्व के कार्य के लिए किया जाता होगा, या यूँ कहें हम कि ऊपर छोटे छोटे कमरों का मिलना। और आप देखो कि यहाँ स्नानागार के पास हमें हवन कुंड जैसी संरचनाएं भी मिलती है, जो हमें बताती है कि यहाँ कोई आनुष्ठानिक कार्य वगैरह कोई हुआ करता था। इसके अलावा जो ये स्नानागार है, इसकी तुलना D.D. कोसांबी जो हैं वो पुष्कर से करते हैं।
पुष्कर आप लोग जानते हैं सारे के सारे। तो पुष्कर से भी इसकी जो तुलना है वो डी डी कोसांबी ने की है। और इसके फर्श में जिप्सम और बिटुमिन्स का लेप किया हुआ था, जो संभवतः क्या है, वो संभवतः जलरोधी का वो कार्य किया करता था या जल को नीचे जाने नहीं दिया करता था। तो इस प्रकार से संसार में सबसे पहले जो वाटर प्रूफिंग का जो एग्जाम्पल है वो भी आप देखो कि हमें मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक 20 खंभों का एक भवन मिला है, और ये 20 खंभों वाला जो भवन है इसे मेके जो विद्वान हैं वो इसे बाजार मानते हैं। कहते हैं मोहनजोदड़ो जो है उसका ये बाजार हुआ करता था। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि जो घरों के मुख्य द्वार जो हैं वो सड़क पर नहीं खुला करते थे। तो जो घरों के मुख्य द्वार हैं या जो गेट हैं, आज देखो आजकल हम देखते हैं कि भाई हम जो घर का जो गेट है मुख्य सड़क पर ही रखते हैं हम लोग, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि आप देखो कि ऐसा लग रहा है कि उस समय जो सड़कें हैं, सड़कें कच्ची हुआ करती थी। अब सड़कें जब कच्ची है तो यदि घर का द्वार मुख्य सड़क पर होगा तो सड़कें कच्ची होने के कारण क्या कि दिन भर बैलगाड़ियाँ वगैरह चलने से या कोई अन्य यातायात के साधन के चलने से क्या है कि मिट्टी वगैरह उड़ा करती थी, तो वो मिट्टी उड़ करके क्या घरों में आएगी। तो उससे बचाव के लिए इन्होंने क्या है कि मुख्य द्वार को सड़क की तरफ नहीं रखा। और हम देखते हैं कि घर की जो छतें हैं वो लकड़ी की बनी हुई होती थी। इसका जो प्रमाण है वो भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। एक यहाँ से कांसे की नर्तकी मिली है जिसको डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है। एक हाथी का यहाँ से कपाल खंड भी हमें मिलता है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी से बनी हुई थी। मोहरें मुख्य थे वर्गाकार हुआ करती थी। मोहरों पर हमें लिपि के प्रमाण मिलते हैं और इनकी जो धार्मिक मान्यताएं वगैरह हैं उनके बारे में भी हमें मोहरों से ही पता लगता है। लेकिन आप देखें कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो है वो तो हमें मिलती है हड़प्पा के अंदर। लेकिन सर्वाधिक जो मोहरें हैं, प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक अभिलेख वाली मोहरें मतलब लिखा हुआ जिनके ऊपर है वो तो हड़प्पा है, लेकिन ओवरऑल यदि अपना बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मोहरें हैं वो हमें मिलती है मोहनजोदड़ो के अंदर। फिर एक ऐसी मोहर भी मिली है जिस पर सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र बना हुआ है। तो ये सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र बना हुआ है, ये हमें बता रही है कि इनका विदेशों के साथ व्यापार भी था। क्योंकि विदेशों से व्यापार है इसीलिए विदेशी जो नाव वगैरह है उनके बारे में इनको क्या है जानकारी है। तो सुमेरियन ढंग से बनी नाव वाली जो मोहर है वो हमें बता रही है कि इनका विदेशी व्यापार भी अच्छा था। एक यहाँ से मोहर मिली है जिसके मध्य में एक योगी बैठे हैं या तपस्वी बैठे हैं और उनको गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ व हिरण उनको घेरे हुए हैं। मतलब उनके चारों तरफ क्या है कि जानवर विचरण कर रहे हैं और वो बीच में बैठे हैं। तो इसको देख करके जो जॉन मार्शल है वो कहते हैं कि ये पशुपति शिव है। पशुपति शिव मतलब पशुओं के जो स्वामी हैं पशुपति, या आद्य शिव है। आद्य शिव का मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि ये शिव की क्या है प्रारंभिक परिकल्पना है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से जॉन मार्शल जो है वो इस मोहर को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा चांदी का जो प्राचीनतम प्रमाण है, यहाँ से चांदी की क्या है कुछ चूड़ियाँ मिली है। तो उन चूड़ियों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि चांदी का जो प्राचीनतम जो प्रमाण है वो भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसी प्रकार से मलेरिया का प्रमाण मिला है। तो मलेरिया का प्रमाण मिलना क्या बता रहा है? अब मलेरिया का प्रमाण मिलना ये नहीं बता रहा है कि कोई मादा एनोफ्लीज मच्छर मिला वहाँ से, ऐसा नहीं है। यहाँ से कुछ कंकाल मिले हैं, नर कंकाल मिले हैं, और वो जो नर कंकाल है उन नर कंकालों का जब परीक्षण किया गया, नर कंकालों का जब परीक्षण किया गया तब पता लगा कि इन लोगों की जो मृत्यु है
वो क्या हुई है, मलेरिया से हुई है। तो इस प्रकार से मलेरिया के भी क्या है, प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। लेकिन आप देखो अस्थि कंकाल मिला है, लेकिन कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है। मतलब कब्रिस्तान तो रहा होगा, लेकिन यहाँ से कब्रिस्तान का कोई साक्ष्य वगैरह हमें नहीं मिलता है। जैसे हड़प्पा में हमने देखा R37 कब्रगाह, H प्रकार की कब्रें हैं, वो वहाँ मिली है, लेकिन यहाँ हमें कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ से एक भवन मिला है जिसको जो महाविद्यालयों के समान है, तो हम कहते हैं महाविद्यालय का प्रमाण मिला है। पुरोहितों के आवास आदि के भी क्या है, यहाँ से प्रमाण मिले हैं हमें। इसके अलावा आप देखो कि मोहनजोदड़ो से एक स्तूप टीला भी मिला है, और स्तूप टीला मिलने के कारण ही, एक स्तूप टीला मिला है और स्तूप टीला मिलने के कारण ही क्या है, ऐसा माना जाता है कि ये स्तूपों का शहर रहा होगा। तो इसे स्तूपों का क्या है, शहर भी इसे कह रहे हैं। फिर अभी हमने प्रारंभ में बात कर ली गढ़ी और दुर्ग की, और गढ़ी और दुर्ग की जो विशेष बात है ना, वो ये है कि यहाँ से सिंधु नदी की एक पतली जलधारा यहाँ से निकला करती थी। फिर मोहनजोदड़ो शहर को देखने से ऐसा कहा जाता है कि 18वीं सदी से पहले लंदन और पेरिस के जो शहर थे वो भी इतने साफ सुथरे नहीं थे जितना मोहनजोदड़ो हुआ करता था। क्यों? क्योंकि आप देखो कि जब मोहनजोदड़ो को देखा जाता है तो इसकी जो सड़कें हैं काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, और सामुदायिक स्वच्छता के हमें प्रमाण मिलते हैं। आज आप देखो कि भारत स्वच्छ मिशन अभियान चला रखा है, लेकिन आप देखो कि यहाँ आज लोगों को बताना पड़ रहा है कि तुम्हें साफ सुथरा रहना चाहिए, अर्थात लोगों को खुद को ज्ञान नहीं है, या ज्ञान है वो उसका क्या है, प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखो कि उस दौर के ये जो शहर हैं उनमें हम देखते हैं कि सार्वजनिक जल निकासी की जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छी थी कि विद्वान कहते हैं कि भाई लंदन और पेरिस जो हैं वो भी इतने साफ सुथरे नहीं हुआ करते थे। और जो नालियाँ बनी हुई थी सड़क के किनारे किनारे, आप देखो कि सड़क के किनारे किनारे जो नालियाँ बनी, उन नालियों को ढका हुआ रखा जाता था ताकि कोई दूसरे जो अवशेष वगैरह इसमें न गिरे और जल अवरुद्ध हो जाए। और नालियों के बीच बीच में क्या है कि गड्ढे वगैरह बना करके रखते थे ताकि जल के साथ कोई पत्थर वगैरह आ जाए तो बीच में क्या है, उन गड्ढों आदि में गिर जाए। तो आप देखो इतनी साफ सफाई के बारे में ये जो लोग थे वो जागरूक हुआ करते थे। अब यहाँ से एक तिब्बतिया छपाई वाला एक सोल भी यहाँ से, या सोल का जो अवशेष है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और इस नगर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है इसका पतन संभवतः बाढ़ आदि के कारण हुआ था। तो ये हमने बात कर ली है आज मोहनजोदड़ो के बारे में, और इससे पहले हम बात कर चुके हैं हड़प्पा के बारे में। तो निस्तुलों को क्या है कि साथ के साथ आप लोग पढ़ते जाएं, और साथ के साथ क्या है आपके पास जो भी पुस्तक वगैरह उपलब्ध हैं उससे आप नोट्स बनाएं, नहीं तो मेरे द्वारा जो PDF भेजी जाती है और उसकी भी आप मदद ले सकते हैं।